Hi friends, morning. I'm Dr. Ashutosh Gupta. So I am a clinical geneticist. So today we are going to talk about a disease called as an autism and autism spectrum disorder. Right? Autism is a multigenetic. It is a polygenic conditions और which has got a huge environmental influence onto it. तो जैसे बेबी जब होता है तो उसके जो जीनोम है या जो जीन्स हैं जो फादर मदर से दोनों उसको मिलते हैं और उन जीन्स की जो एक्टिवेशन है या जो सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन्स हैं दोज आर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड दिस होल फेनोमेनन इज कॉल्ड एज एन एपिजेनेटिक्स. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द जीन्स एंड द एनवायरनमेंट, राइट. एंड सो इसी सब चीज़ों को समझने के लिए ये आज का एक ये स्लाइड है, राइट. और चूँकि मैंने आपको बताया कि ये पॉलीजेनिक कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा ऑटो इम्यूनिटी का भी एलिमेंट होता है. तो जब बेबी और जब व्हेन द बेबी गेट्स फॉर्म तो मैटरनल और फीटल इम्यून इंटरैक्शंस की वजह से भी ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे असर आता है. और चूँकि जीन्स होती हैं तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि 8 to 9% के आसपास हो सकती है. वो दोनों ही तरीके से हो सकती हैं, क्रोमोसोमल डिलीशंस हों, डुप्लीकेशंस हों, कोई कॉपी नंबर वेरिएशंस हों या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो, राइट. तो ये जब ब्रेन का स्ट्रक्चर जब बन रहा होता है तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बनने में कुछ पाथवे जीन्स होती हैं जो कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जब बनता है या किस तरह से वो फंक्शन करते हैं तो वो पाथवे जीन्स अफेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से बेबी की जो मेमोरी है, जो कॉग्निशन है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है उन पे सब पे असर आता है. तो ये सब बातें आज इन स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करते हैं. आज से तकरीबन 10 साल पहले जो ऑटिज़म की जो इंसिडेंस हुआ करती थी वो तकरीबन 1% के आसपास थी. आज की डेट में तकरीबन 8 to 9% का इंसिडेंस रेट है. एंड देन द रिसर्चर्स आर कंटेम्पलेटिंग कि बाय 2030 तकरीबन 20% ऑफ द बेबीज़ दे माइट हैव दिस ऑटिज़म एंड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट. सो इसके बारे में बात करना और इसके अवेयरनेस को बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये एक जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है और इसका एक जेनेटिक रूट को हम टेस्ट कर सकते हैं. सो हम उन जीन्स को देखने की कोशिश करते हैं जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में जो मदद करते हैं या वो पाथवे चैनल्स होती हैं जो कि बेबी की फंक्शन, ब्रेन की फंक्शनैलिटी पे असर डालती है. उसकी लर्निंग है, उसकी मेमोरी है, उसकी कॉग्निशन है, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो अल्टीमेटली बेबी के सोशल इंटरेक्शंस पे, उसकी लैंग्वेज पे असर डालते हैं. तो हम कुछ स्टडी, जेनेटिक स्टडी जो बेबी बॉर्न है उस पर भी और जो बेबी माँ के पेट में है उस पर भी हम वो टेस्ट करके इन सब जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं. तो इन कुछ स्लाइड्स के द्वारा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो जीन्स की स्टडी हम करते हैं वो उसका क्या रोल होता है, ठीक है. तो जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि कोई जेनेटिक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से बेबी के ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उस पर असर आता है. सो अल्टीमेटली वो बेबी के ब्रेन पे फंक्शन पे भी असर डालता है और फिर वो कॉग्निशन को भी इफेक्ट करता है. सो दैट कैन बी विद द स्पीच एंड विद द लैंग्वेज ऑल्सो. सो दिस स्लाइड शोज़ कि कुछ स्पेसिफाइड जेनेटिक एबरेशंस हैं जो व्हाट वी आइडेंटिफाइड कि वो पाथवे चैनल्स को अफेक्ट करती हैं. तो इन सब चीज़ों को भी हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं. तीसरा ऐसा है कि कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स भी हैं एसोसिएटेड, हम उनको भी देखने की कोशिश कर सकते हैं इस जेनेटिक स्टडी में कि ये आइडेंटिफाई करा जाए कि कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं है. ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस स्लाइड में आपको ये समझा देता हूँ कि एक सिंप्लेक्स केस और मल्टीप्लेक्स केस, राइट. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन्स एंड द एनवायरनमेंट. सो यू डू हैव द जेनेटिक एंड द एनवायरमेंटल हिट in your family or from the very beginning, meaning thereby that accumulation of the second hit or accumulation of second copy number variations in a multiplex case is easy so as to reach to a threshold of an ASD very early. Simplex case में you need a lot of hit so as to reach to that threshold, while on the other hand multiplex case के अंदर वो आप जल्दी से उस threshold को पहुंच जाते हैं. इसीलिए भी ऐसा कहा जाता है कि अगर पहला बेबी एक ADHD का है अपने फैमिली में तो सेकेंड रिस्क ऑफ रिकरेंस इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ 8 to 9%, 10%. Sub 10% you can have this. Okay, so this graph and this slide shows very clearly that it is very easy to have a second hit and therefore we can have a second baby being affected.
राइट। सो द अल्टीमेट, हम कुछ जीन्स की स्टडी कर सकते हैं, डिलीशंस डुप्लीकेशंस भी देख सकते हैं, कॉपी नंबर वेरिएशंस और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी जीन्स किस लेवल पे कहाँ जाके और किस पाथवे के अफेक्ट हो रहे हैं, and then we can identify what is wrong as far as the baby is concerned, right? And so so the ultimate role is to identify the genetic root for an ADHD as a matter. तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि तकरीबन 1% की जो रिस्क हुआ करती थी ऑटिज़म के आज से 10 साल पहले, वो बढ़ के तकरीबन 8 से 9% के आसपास हो गई है, और वो 2030 तक तकरीबन 20% के आसपास हो सकती है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक एवेलुएशन अगर हम बेबी का करें, जिसमें हम डिलीशन डुप्लीकेशंस या SNV या कॉपी नंबर वेरिएशन या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को अगर ढूंढते हैं, तो तकरीबन हमने ये देखा है कि 20वीं तक 20% तक बेबीज़ में वी कैन आइडेंटिफाई सम जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, राइट। सो उसके दो फ़ायदे हैं ये जेनेटिक एवेलुएशन करने की, कि अगर हम पहले आइडेंटिफाई कर लें कि कुछ इश्यूज़ हैं, तो थेरेपेटिक जो रिस्पॉन्स है टू द प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़, उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट आता है बच्चे में। दूसरी बात ऐसा है कि हम प्रिवेंटिव ऑब्स्टेटिक्स भी कर सकते हैं, हम ऐसे बेबीज़ को दोबारा फैमिली में बॉर्न हो उसकी भी रोकथाम हम कर सकते हैं। इसकी अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है, और चूँकि जेनेटिक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और उसके रिज़ल्ट भी आजकल बहुत जल्दी आने लगे हैं, तो हम ऑटिज़म और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में हम जान सकते हैं डिटेल में, और हम ऐसे बेबीज़ की रोकथाम कर सकते हैं दोबारा फैमिली में पैदा होने से, राइट। सो होप दिस होल थिंग हैज़ बीन मेड क्लियर टू यू, and hope that helps you. Thank you very much for your patient listening.